इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉब्लम्स एंग्लो मुग़ल वॉर्स के साथ ख़त्म नहीं हुई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश के अलावा और यूरोपियन कंपनीज़ भी इंडियन ओशियन ट्रेड में एक्टिव थीं, जैसे कि पोर्चुगीज़, डच और डैनिश। लेकिन इन सब के बाद इंडिया में कदम रखा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फ्रांस और इंग्लैंड की राइवलरी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो यूरोप में हो या अमेरिका में हो, ये नेशंस हमेशा ऑपोजिट साइड्स पर रहे हैं। यहाँ इंडिया में भी ये दोनों कंपनीज़ का जब आमना सामना हुआ तो उन वॉर्स को नाम दिया गया कर्नाटक वॉर्स। एक तरफ फ्रेंच कंपनी जो कि फ्रेंच क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, तो दूसरी तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक जॉइंट प्राइवेट वेंचर थी। इन दोनों ग्रुप्स में जो वॉर हुए, कभी तो वो यूरोप में चल रहे वॉर्स का एक्सटेंशन थे या फिर इंडिया में चल रही लोकल पॉलिटिक्स का रिजल्ट थे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर्स को डिटेल में कवर करवाऊंगा और देखेंगे कि कैसे इंग्लिश कंपनी, लास्ट यूरोपियन कंपनी जो कि इंडियन ओशियन ट्रेड को डोमिनेट करने की क्षमता रखती थी, उसे कंपटीशन से बाहर कर देती है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने गजेटर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 की सहायता ली है और उसके अलावा स्पेक्ट्रम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की एक किताब है, मैंने थोड़ी सी उसकी सहायता ली है। इसके अलावा जो मेरा सेकेंडरी सोर्स था वो था शेखर बंदोपाध्याय की किताब फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। और इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन को। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और बात करेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की। 1740 में साउथ इंडिया में कन्फ्यूजन की स्थिति है। निज़ाम आसफ जहाँ वन जो कि हैदराबाद के फाउंडर हैं, वो मराठों के साथ वेस्टर्न डेक्कन में वॉर्स में बिजी थे। निज़ाम के राज्य के दक्षिणी बॉर्डर पर था कोरोमंडल कोस्ट, जहाँ पे कोई भी पावरफुल किंग बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे जैसे कि मदुरई, तंजौर, त्रिचनोपोली। ये जो हैदराबाद का डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से दोनों इंग्लिश और फ्रेंच में भी टेंशन बढ़ रही है और इन दोनों के पास प्लान्स रेडी थे इस एरिया पे कब्जा करने को लेके। फाइनली फ्रेंच और इंग्लिश आमने सामने आते हैं जब यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है और इसकी वजह से फ्रेंच और इंग्लिश कंपनी में इंडिया में फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ। कोरोमंडल कोस्ट और इसके आसपास की जो जगह है उसको यूरोपियंस ने नाम दिया था कर्नाटक का और यही जगह इन वॉर्स का सेंटर थी। इनिशियली फ्रेंच कंपनी नहीं चाहती थी कि यूरोप में स्टार्ट हुआ ये वॉर फ्रांस और इंग्लैंड का इंडिया तक आए। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंच कंपनी को अच्छे से मालूम था कि उनकी पोजीशन इंडिया में इंग्लिश कंपनी से काफ़ी ज़्यादा वीक है। लेकिन इसी दौरान इंग्लिश नेवी कैप्टन बार्नेट के अंडर में कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती है। फ्रेंच कंपनी मजबूरन बेमन वॉर में कूद पड़ती है। फ्रेंच एडमिरल ला बोडेन जुलाई 1746 में लगभग 10 शिप्स और 3000 सोल्जर्स के साथ मॉरिशस से पौंडीचेरी पहुंचते हैं। ला बोडेन मॉरिशस के गवर्नर थे, लेकिन उस समय इंडिया में फ्रेंच गवर्नर थे डुप्ले, जो कि एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल फिगर भी हैं। 1741 में डुप्ले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने। इन दोनों लोगों के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे, यानी कि मॉरिशस और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले, इन दोनों में। ला बोडेन कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहते थे और डुप्ले अपने आप को उनका सुपीरियर समझता था। चलिए वापस फर्स्ट कर्नाटक वॉर पे आते हैं। तो जुलाई 1746 में जो फ्रेंच फ्लीट पौंडीचेरी पहुंचा था उसने 21 सितंबर 1746 में मद्रास कैप्चर कर लिया, जो कि इंग्लिश कंपनी के लिए एक बड़ा लॉस था। तो इंग्लिश कंपनी कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगती है। अनवरुद्दीन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए एक बड़ी फौज मद्रास की ओर रवाना करते हैं ताकि फ्रेंच से मद्रास वापस लिया जा सके। और फिर 4 नवंबर 1746 में होती है बैटल ऑफ सैंट थॉम, जिसमें फ्रेंच कैप्टन पैराडिस महफूज खान की बड़ी फौज को हराते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन की बदौलत महफूज खान अनवरुद्दीन खान के कमांडर थे। इनको एक बड़ी फौज के साथ सैंट थॉम जीतने के लिए भेजा गया था, लेकिन पैराडिस से इनकी हार हुई। जो इंग्लिश कंपनी ने एक प्लान बनाया था उनका ये प्लान फेल हो गया, लेकिन वो शांत नहीं बैठते हैं और 1748 में पौंडीचेरी पर चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन पौंडीचेरी की डिफेंस में इंचार्ज थे डुप्ले
और इंग्लिश आर्मी को रिट्रीट करने पर मजबूर कर देते हैं। इस वैलिएंट डिफेंस की वजह से डुप्ले का नाम फ्रांस और इंग्लैंड कोर्ट में दोनों ही जगह पे काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन फाइनली 1748 में यूरोप में स्टार्ट हुए इस वॉर का एंड हो जाता है और एक्स ला चपेल की ट्रीटी साइन होती है और इसके तहत मद्रास वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया जाता है। लेकिन इसके बदले में फ्रांस को मिलता है क्यूबेक, जो कि एक कनाडियन टेरिटरी है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉमिस करती है कि अब वो दोबारा कभी पौंडीचेरी को अटैक नहीं करेंगे। इसके साथ पहले कर्नाटक वॉर का एंड हो जाता है। इस वॉर से जो सबसे बड़ी सीख दोनों यूरोपियन कंपनीज़ को मिली थी वो थी कि एक छोटी सी वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी यानी कि यूरोपियन आर्मी अपने से काफ़ी बड़ी लोकल इंडियन आर्मी को हरा सकती है, और ये इन्होंने देखा था बैटल ऑफ सेंट थोम में। पहले कर्नाटक वॉर के बाद डुप्ले की जो अग्रेसिव एक्सपेंशन की पॉलिसी थी और लोकल रूलर्स के मैटर्स में इंटरफेयर करने की जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से एक बार फिर से दोनों कंपनीज़ का आमना सामना हुआ। लेकिन सेकंड कर्नाटक वॉर के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा डुप्ले के बारे में जानेंगे। डुप्ले का जन्म 1697 में एक वेल्दी फैमिली में हुआ। अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस की वजह से 1720 में इन्हें पौंडीचेरी में एक बड़ी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट मिली। यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड करके इन्होंने खूब पैसा कमाया। लेकिन 1726 में इन्हें कुछ रीजंस की वजह से सस्पेंड कर दिया गया, कुछ डोमेस्टिक रीजंस थे, और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लेकिन 1730 में ये अपना केस जीते और कंपनसेशन के रूप में इन्हें चंद्रनगौर का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके कुछ समय के बाद 1741 में इन्हें सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ जो कि इंडिया में थी, इनका डायरेक्टर बना दिया गया। साथ ही साथ डुप्ले को मुग़ल एम्परर ने नवाब की भी उपाधि दी थी, और इसके अलावा मुजफ्फर जंग जो कि सूबेदार थे, उन्होंने इन्हें डेक्कन के सूबेदार का भी टाइटल दिया था। डुप्ले एक अच्छे डिप्लोमेट होने के साथ साथ कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। जब 1741 में गवर्नर बने तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉलोनीज़ थी वो काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रही थी, जैसे कि मराठा इन्वेजन, फेमाइन, कर्नाटक के वॉर्स। और ये एक ऐसा दौर भी था जब फ्रांस अपने नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ पे फोकस कर रहा था। इसके बावजूद डुप्ले ने पौंडीचेरी का विकास करते हुए उसे एक ट्रेड सेंटर बनाया, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम किया, ऑफिसर्स की सैलरी को कट करके, और भी कई तरह के कैलकुलेटेड मूव से इन्होंने फ्रेंच कंपनी की पकड़ मजबूत की और पौंडीचेरी को फोर्टिफाई किया। इन एफर्ट्स को डुप्ले के विरोधियों ने भी सराहा है। एज अ डिप्लोमेट डुप्ले पहले यूरोपियन थे जिन्होंने डायरेक्टली इंडिया के लोकल वॉर्स में इंटरफियर किया, चाहे वो हैदराबाद का वॉर हो या फिर कर्नाटक का वॉर हो। सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी, कहा जाता है कि उसका आविष्कार भी डुप्ले ने किया है। जब हैदराबाद में अपनी आर्मी की टुकड़ी को इन्होंने तैनात किया और उसका खर्चा डेक्कन के सूबेदार की पॉकेट से गया, तो ये भी एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस ही थी। हालांकि वो अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में इस पॉलिसी को फिनिशिंग टचेस दिए। ये हमने बात करी फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की। अब वापस अपने टॉपिक पे आएंगे और सेकंड कर्नाटक वॉर की बात करेंगे। देखिए, हैदराबाद के जो फाउंडर हैं निज़ामुल मुल्क, उनकी डेथ 1748 में हो जाती है और इसके बाद वहाँ पे सक्सेशन वॉर की स्थिति बनती है। तो हैदराबाद की गद्दी पे नसीर जंग जो कि निज़ाम के बेटे हैं उनको बिठा दिया गया। लेकिन इस डिसीज़न को चैलेंज किया मुजफ्फर जंग ने, जो कि हैदराबाद के पहले निज़ाम आसफ जहाँ वन के ग्रैंडसन थे, और इनको सपोर्ट किया फ्रेंच ने। एट द सेम टाइम कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति बनी। कर्नाटक में फ्रेंच सपोर्ट करते हैं चंदा साहिब को। कर्नाटक में भी थ्रोन के दो दावेदार थे, पहले तो थे अनवरुद्दीन खान और दूसरे थे चंदा साहिब। तो अनवरुद्दीन खान को सपोर्ट करते हैं इंग्लिश और चंदा साहिब को मिलता है फ्रेंच कंपनी का सपोर्ट। तो स्टेज पूरा सेट है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है नसीर जंग को हैदराबाद में, और कर्नाटक में सपोर्ट कर रही है अनवरुद्दीन खान को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने मित्र हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया सपोर्ट कर रही है चंदा साहिब को और मुजफ्फर जंग को। देखिए, सेकंड कर्नाटक वॉर किसी भी यूरोपियन वॉर का एक्सटेंशन नहीं था। इसका रीज़न इंडिया के लोकल इश्यूज़ थे। तो एक बार फिर 1749 में इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी आमने सामने थी। फिर शुरू होता है वॉर। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच आर्मी, ये तीनों मिलके बैटल ऑफ आम्बुर में अनवरुद्दीन, जिनको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही थी, उन्हें हराते हैं और अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं।
अनवरुद्दीन की इस लड़ाई में मौत हो जाती है, यानी कि बैटल ऑफ आमुर में, जो कि 1749 में थी। इस लड़ाई के बाद मुजफ्फर जंग डेक्कन के सूबेदार बना दिए जाते हैं और ये बदले में डुप्ले को कृष्णा नदी के उस पार जितना भी टेरिटरीज थी उनका गवर्नर बना देते हैं। आमुर की लड़ाई में अनवरुद्दीन की तो डेथ हो जाती है, लेकिन उनका बेटा मोहम्मद अली खान बच जाता है और वो वहाँ से भाग के तिरुचिरापल्ली पहुँचता है और वहाँ पे अपने आप को इंग्लिश के सपोर्ट से नवाब ऑफ आर्कोट घोषित कर देते हैं। लेकिन चंदा साहिब जैक लॉ नाम के एक फ्रेंच ऑफिसर के साथ तिरुचिरापल्ली को भी कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इसी समय रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक इंग्लिश फैक्टर एक पोस्ट होती थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उन्होंने बोला कि अगर हम तिरुचिरापल्ली पे से प्रेशर हटाते हैं, यानी कि हम वहाँ से प्रेशर अगर हटाना चाहते हैं, तो हम आर्कोट जो कि चंदा साहिब की कैपिटल है वहाँ पे अटैक करते हैं। तो इस प्लान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रूव कर दिया। 17 सितंबर 1751 में क्लाइव मात्र 500 सैनिकों के साथ आर्कोट पर चढ़ाई कर देते हैं। क्लाइव का अंदेशा बिल्कुल सही था। चंदा साहिब अपनी कैपिटल को डिफेंड करने के लिए तिरुचिरापल्ली छोड़ के 4000 सोल्जर्स लेके आर्कोट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव 50 दिन तक इस सीज को विथस्टैंड करते हैं और फाइनली चंदा साहिब रिट्रीट कर देते हैं। अब चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली छोड़ के आर्कोट पहुंचे थे और आर्कोट को भी वो नहीं जीत पाए, तो वो और उनके साथ जनरल लॉ जो कि एक फ्रेंच ऑफिसर हैं, ये दोनों लोग श्रीरंगम में एक टापू पे छुप जाते हैं। लेकिन फाइनली इंग्लिश कंपनी के सामने ये दोनों लोग सरेंडर करते हैं और 1752 में मोहम्मद अली चंदा साहिब की हत्या कर देते हैं। एक तरीके से सेकंड कर्नाटक वॉर का एंड हुआ। इवन दो इस वॉर में फ्रांस हैदराबाद फ्रंट पे तो जीता है, लेकिन मुजफ्फर जंग जो कि नवाब बने थे उसकी वजह से फ्रेंच कंपनी को कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक में जो फ्रेंच कंपनी की फेलियर हुई उसकी वजह से फ्रेंच कंपनी को कर्नाटक पे से अपने सारे क्लेम्स हटाने पड़े। फ्रांस को इस वॉर में काफ़ी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। इस वजह से 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। गोदेहू नाम के एक ऑफिसर ने डुप्ले की जगह ली, यानी कि वो गवर्नर बने, पर ये एक बहुत ही पीसफुल नेचर के व्यक्ति थे, तो इन्होंने इंग्लिश के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट करे। फाइनली डिसाइड हुआ कि ये दोनों पावर्स इंडिया के लोकल डिस्प्यूट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इस वॉर का एक नतीजा और था। अब तक जो लोकल रूलर्स एंड यूरोपियन कंपनीज़ के पैटर्न थे वो अब इन कंपनीज़ के क्लाइंट बन चुके थे। सेकेंड कर्नाटक वॉर के एंड के साथ इंग्लिश कंपनी ने कर्नाटक पे अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी और फ्रेंच को हैदराबाद के कोर्ट में जगह मिली। बैटल ऑफ आर्कोट सेकेंड कर्नाटक वॉर की सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल थी। अब हम आगे बात करेंगे थर्ड कर्नाटक वॉर की। 1756 में यूरोप में साइलेसिया प्रोविंस जो कभी ऑस्ट्रिया का पार्ट हुआ करती थी, उसे प्रशिया ने ऑस्ट्रिया से छीन लिया। इस प्रोविंस को वापस जीतने के लिए वॉर होता है और इस वॉर को नाम दिया गया 7 Years वॉर। इस वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस ऑपोजिट साइड्स में थे और इसलिए ये वॉर इनकी कॉलोनीज तक फैला। यहाँ से शुरुआत हुई थर्ड कर्नाटक वॉर की, लेकिन इस बार ये वॉर केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहा। रॉबर्ट क्लाइव जो कि फोर्ट सेंट डेविड के गवर्नर थे, उन्होंने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती और सेम ईयर में चंद्रनगौर में जो फ्रेंच फैक्ट्री थी उस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन 1758 में काउंट दे लैली की कमांड में फ्रेंच आर्मी फोर्ट सेंट डेविड और विजयनगरम को भी जीत लेती है। इसके बाद लैली ने मद्रास पे भी अटैक किया और यहाँ से पिक्चर में आते हैं एक और फ्रेंच ऑफिसर जिनका नाम है बसी। तो जब इन्होंने मद्रास जीता, यानी कि लैली ने मद्रास जीता, तो उसके बाद इन्होंने मदद मांगी बसी से। बसी ने हेल्प करने से मना कर दिया और इस ब्लंडर की वजह से लैली की स्ट्रेटजी पे पानी फिर गया और इंग्लिश को रिकवरी का भी टाइम मिला। कॉलोनल फोर्ड के नेतृत्व में इंग्लिश आर्मी ने अप्रैल 1759 में मसूलीपट्टनम पे अधिकार जमाया। लेकिन इस पूरे वॉर की डिसाइसिव बैटल हुई वांडी वॉश में 22 जनवरी 1760 में। यहाँ पे इंग्लिश आर्मी को कमांड कर रहे थे जनरल आयर कूट। इन्होंने फ्रेंच आर्मी जिसके कमांडर थे लैली, उसे करारी मात दी और बसी को अपना प्रिजनर बना लिया। पौंडीचेरी को 1761 तक लैली डिफेंड करते रहे, लेकिन फाइनली उन्हें इंग्लिश आर्मी ने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके उन्हें लंदन ले जाया गया और लंदन से उन्हें भेजा गया फ्रांस। फ्रांस में इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और लैली की हत्या कर दी गई, यानी कि मृत्युदंड दे दिया गया। थर्ड कर्नाटक वॉर में फ्रेंच कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। जिंजी, माहे, पौंडीचेरी जैसी इंपॉर्टेंट सेंटर इंग्लिश के कब्जे में आ गए। फ्रेंच की इंडिया में प्रेजेंस नाम मात्र रह गई।
कर्नाटक वॉर का एंड हुआ ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के साथ, जो कि 1763 में साइन हुई। इस ट्रीटी के हिसाब से फ्रांस को उनकी सारी इंडियन फैक्ट्रीज़ को लौटा दिया गया, पर फ्रेंच कंपनी का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो गया। इसी के साथ फ्रेंच कंपनी का इंग्लिश कंपनी के साथ कंपटीशन भी ख़त्म हो गया, और इस तरह से एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में इंग्लैंड ने अपने एक सीरियस राइवल को रेस से बाहर कर दिया। आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और वो जो भी पैसा कमाते थे इंडिया से प्राइवेट ट्रेड करके, उसे वो कंपनी के विकास में ही यूज़ करते थे। ऑन दी अदर हैंड जो फ्रेंच कंपनी थी वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी, तो इनका जो खर्चा होता था वो आता था फ्रांस की ट्रेजरी से, और यहाँ पे जो इनके ऑफिसर्स प्राइवेट ट्रेड करते थे उससे वो केवल अपनी पॉकेट्स ही भरते थे। तो ये था पहला कारण। जो दूसरा कारण है वो ये था कि जो इंग्लिश नेवी है वो क्लियरली फ्रेंच नेवी से बहुत अच्छी थी, बहुत सुपीरियर थी, और इसकी वजह से इंग्लिश नेवी जो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं उनका और जो फ्रांस है इन दोनों का कनेक्शन काट देते थे वॉर के दौरान। तो इसकी वजह से फ्रेंच कंपनी को 2 फ्रंट्स पे वॉर लड़ना पड़ता था। तीसरा जो कारण है वो है कि इंग्लिश जो कंपनी थी उसके पास ऑलरेडी 3 बड़ी सिटीज़ थी, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, लेकिन फ्रांस के पास केवल पौंडीचेरी थी। तो ग्राउंड पे जो प्रेजेंस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी बड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा रुझान था ट्रेड की तरफ, और फ्रांस का जो इंटरेस्ट था वो था टेरिटोरियल एक्विजिशन की तरफ। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस कॉम्पिटिशन से बाहर किया। ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई आप सभी के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर्स को ईजिली समझ पाए होंगे। दोबारा हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, या फिर तो वो वीडियो होने वाली है एंग्लो मराठा वॉर पे या फिर एंग्लो मैसूर वॉर पे, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है। तो जल्दी मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए बाय बाय।